गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी लाइव टारगेट बेस्ड इस क्लास में। हम इस क्लास में रोजाना एक टॉपिक कंप्लीट करके हमारी जो क्षमता है उसमें वृद्धि करते हैं। धीरे 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 जिस दिन आप इस क्लास में आए थे तब से लेकर आज तक हमने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश की। 6th यूनिट या 10th यूनिट और फर्स्ट यूनिट के कुछ कंटेंट, ये कुछ कंटेंट मैं अपनी तरफ से मैं आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमने थोड़ा उसे स्पीड से कंप्लीट करना है। मैंने आप सभी से कहा था कि 15 जनवरी तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और हम उसी के अनुसार अपनी स्पीड को मेंटेन किए हुए हैं। अभी 6 यूनिट को आज और कल में हम खत्म करेंगे। जब नया साल शुरू होगा तो हम नई एक यूनिट के साथ पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप सभी भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नया साल शुरू होने वाला है। पुराने साल की यादों को लेकर और नए साल के संकल्प को लेकर हम इस साल में प्रवेश करें और जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारी इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। इस दृढ़ संकल्प के साथ हमें इस साल में प्रवेश करना है। चलिए शुरू करते हैं। हम 6th यूनिट के 23rd लेक्चर्स में आज पढ़ रहे हैं और इस क्लास में हम गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर बात करेंगे। किस टॉपिक पर? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे कल के लिए भी कुछ बात बतानी है। आप सब लोगों ने कल टेस्ट दिया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना एनालिसिस करते होंगे। देखिए, हम ये टेस्ट का प्लान ऐसा क्यों बनाए कि हर संडे हर सैटरडे ही टेस्ट हो। बाकी सब कोचिंग क्लासेस में या बाकी सब प्लेसेस पे 2 दिन में 3 दिन में टेस्ट होता है। हमने देखा कि 2 दिन में कोई बच्चा उस कंटेंट की, उस टॉपिक की, उस यूनिट की तैयारी ही नहीं कर पाता। तो जब कोई बच्चा उसकी तैयारी ही नहीं कर पाएगा तो वो उसका टेस्ट कैसे देगा? पॉसिबल ही नहीं है। इस कारण से ये व्यवस्था गड़बड़ थी, जिसको हमने इस फॉर्म में लिया कि नहीं, बच्चे के पास इतना समय होना चाहिए कि वो पूरी यूनिट को तैयार कर सके, ताकि हम उसे वास्तविक एनालिसिस कर पाए कि हाँ, ये बच्चा सही में इसको पढ़ लिया है या नहीं पढ़ लिया है, उसका प्रदर्शन कैसा रहा। क्योंकि एक यूनिट हमारी एग्जाम में केवल 10 नंबर की आएगी, लेकिन उसको 100 नंबर पर ले जाकर उससे हमारा आकलन कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने एनालिसिस जरूर किया होगा। अगर आपने कल और परसों के टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया है तो आप जरूर एनालिसिस करें, क्योंकि उसके बाद हमें अपने आप में सुधार करना है कि हम में क्या कमी है, और वो जरूर करें आप सभी लोग। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भगवान को याद कर लेते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल विषय पढ़ाते हैं। एमपीपीएससी का एक टॉपिक है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। और ये जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, यहां से एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा। तो पहले इस टॉपिक को, इस शब्द पर हम फोकस करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये एक टॉपिक जुड़ा हुआ है सिलेबस में। हमें इस शब्द का अर्थ समझना है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था माने क्या होता है। तो गैर शब्द का मतलब क्या होता है और बैंकिंग शब्द का क्या अर्थ होता है, इन दोनों पर फोकस करते हैं। बैंकिंग शब्द या बैंक किसे कहते हैं? बैंक उस संस्थान को कहते हैं जो लोगों की जमा स्वीकार करता है और उन्हें ऋण प्रदान करता है। मतलब ऋण भी प्रदान करे और जमा स्वीकार करे, ये 2 काम करने वाला कोई भी संस्थान बैंक कहा जा सकता है या उसे बैंक की संज्ञा दी जा सकती है। तो जब किसी भी संस्था को बैंक की संज्ञा तब दी जा सकती है जो जमा स्वीकार कर ले और ऋण दे दे, उन सबको हम बैंक कहेंगे। अब यहाँ शब्द लगा हुआ है गैर। गैर मतलब उसके अलावा। गैर शब्द का मतलब समझे,
हम बोलते हैं ना गैरों को भी मतलब किसी एक निश्चित समूह के बाहर के लोग, है ना। जैसे हम अपने परिवार वालों दोस्तों के अलावा जो लोग हैं उनको गैर कहते हैं, उनको जिनसे हमारा परिचय नहीं है, जान पहचान नहीं है, गैर लोग हैं वो, है ना। तो यहाँ जो गैरों को शब्द यूज किया गया है गैर बैंकिंग, तो मतलब कि बैंकों के अलावा जिनको हमारे देश में बैंक का लाइसेंस मिला हुआ है या बैंक की मान्यता मिली हुई है, लाइसेंस मिला हुआ है ना, उनके अलावा जो संस्थाएं हैं, ये अलावा को प्रेजेंट करता है, उसके अलावा। तो इन बैंकों के अलावा जो संस्थाएं इस काम को करती हैं, मतलब बहुत सरल सा है कि बैंकों की मान्यता या बैंकों की सूची में जो संस्थाएं हैं, उनके अलावा जो संस्थाएं इन बैंकिंग कार्यों को करती हैं, वो संस्थाएं गैर बैंकिंग संस्थाएं कहलाती हैं। बहुत सरल शब्दों में इसे मैं 2 लाइन में कह दूं तो, या आधे शब्दों में कह दूं तो, ऐसा कोई संस्था जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक का काम करता है, वो गैर बैंकिंग संस्था है। बहुत ध्यान से समझें। ऐसा देखो, हमारे यहाँ बैंक कौन है? जिसे बैंक की मान्यता है, जिसे बैंक के अंदर की सारी डिटेल्स या बैंक का काम करने का लाइसेंस प्राप्त है। तो कोई ऐसी संस्था जो बैंकों की सूची में तो नहीं है, या मतलब बैंकों की सूची में वो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैंकों का काम करे या बैंक के आधे दूधे काम करे, वो गैर बैंकिंग संस्था कहलाएगा। इसे हम शॉर्टकट में NBFC कहते हैं, और ये बहुत प्रचलित नाम है, फेमस नाम है। हो सकता है एग्जामिनर भी आपको NBFC के नाम से क्वेश्चन पूछे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या कहा जाता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बाद में जाएंगे, संस्थान पर कोई मतलब नहीं है उसका। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, पैसों से संबंधित। बैंकिंग मतलब बैंक का काम करने वाली। नॉन मतलब बैंकों की सूची के अलावा वाली कोई संस्था। तो बड़ा साफ शब्दों में आपके दिमाग में ये शब्द सेट हो जाए कि भाई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कौन सी होती है, कि जो बैंक की सूची में शामिल नहीं है, जिसे बैंक का लाइसेंस प्राप्त नहीं है, फिर भी वो बैंक के काम को करती है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कहलाती है। करना सर MPPSC के फॉर्म का कब आ जाएंगे? 48 और डेज बचे हैं पोस्ट, ठीक है। करुणा, इन सब बातों का क्या आपसे आपके द्वारा निर्धारण होता है, या क्या फॉर्म भराने की डेट से हम अपनी पढ़ाई का निर्धारण करेंगे? नहीं, इन सब बातों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जब फॉर्म PSC भरवाएगा तब भर देंगे, जब वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा वो कर देगा। सबको पता है कि 31 तारीख को नोटिफिकेशन आने की 99% चांसेस है। हाँ, अगर पोस्ट कम ज्यादा होती है तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर हिला देगा, लेकिन फिर भी हम इन सब बातों में अपना दिमाग लगाते हैं। देखो हम कितने बड़े, मतलब कितनी शातिर दिमाग वाले, कैसे परेशान लोग हैं। हमें ये पता है नोटिफिकेशन अभी 2 मिनट बाद भी आ जाए तो हम क्या कर लेंगे। नोटिफिकेशन अगर 31 तारीख को मैंने कल रात को 5 बजे आ जाए तो भी हम क्या कर लेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा केवल और केवल एक काम है पढ़ाई करना, और हम उसे ही कर सकते हैं, उसी में हम अपना फोकस करें। बाकी सब चीजों को हम केवल बातों के रूप में टाइम वेस्ट कर सकते हैं। देखो सबको पता है कि नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी 50 कोचिंग वाले 50 वेराइटीज के भलाए ढंग के वीडियो बनाएंगे और हजारों बच्चे उन वीडियोस को देखकर अपना टाइम खराब करेंगे। अलग बात है कि कुछ टीचर रणनीति या कुछ उसके लिए कुछ विशेष बातें बता दे, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट्स की कैपेसिटी देखो कि वो उसके बावजूद भी वो वहां से, जबकि उसे नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए ताकि उसे कुछ ज्ञान हो, जबकि वो किसी टीचर को सुनने में या किसी फालतू व्यक्ति को सुनने में ज्यादा भरोसा करता है। चलिए खैर, ये जो व्यवस्था है वो तो है, लेकिन फिर भी हमें इस शब्दों पर फोकस करो मूल रूप से। करुणा, हमें कोई लेना देना नहीं है, तब आएगा जब आएगा। 16 फरवरी आयोग ने लिख करके दिया कि मैं परीक्षा लूंगा, हम अभी वही मान के चले, फालतू का दिमाग ना लगाएं। इन सब चीजों से अपना
कि अपना जो ध्यान है वो भटकता है और हमारी जो पढ़ाई करने की कैपेसिटी है वो कमजोर पड़ती है। जितना आप इन सब बातों में मंथन करेंगे, जितना इन सब बातों पे ध्यान देंगे ना कि कब नोटिफिकेशन आएगा, पोस्ट बढ़ेगी कि घटेगी, अरे तुम्हारा क्या करना है इन सब बातों। चलो मैं तुम्हें ये बता दूं कि आयोग के पास में अभी कुछ दिन पहले तक केवल 59 पोस्ट पहुंची थी। आयोग के पास इतनी ही पोस्ट थी, तो आप क्या कर लोगे। अब मैं अगर आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में आयोग के पास में 300 पोस्ट है, तो आप क्या कर लोगे। और मैं ये भी कह दूं कि आयोग इस पोस्टों को 500 से ज्यादा करने में लगा हुआ है। वो चाहता है कि 500 से ज्यादा पोस्ट हो जाए तब हम नोटिफिकेशन निकालें, तो भी आप क्या कर लोगे। इन सब बातों का आपके जीवन में क्या योगदान है, कोई नहीं। केवल मुंह मीठा कर सकते हो आप, मन मीठा कर सकते हो, जबरदस्ती का अपना टाइम लगा सकते हो इन सब चीजों में, तो मत लगाओ। इनसे देखो, कोई भी स्टूडेंट है ना बहुत ध्यान से किसी टॉपिक पर अपना अपना वो डिसाइड करता है कि आज मैं इस टॉपिक को, इस यूनिट को, इस फलानी चीज को खत्म कर लूंगा। और बीच में जब ये ऐसी दर भर चीजों पर हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो अपना टाइम वेस्ट होता है, अपना ध्यान भटकता है, अपनी जो कैपेसिटी है वो कमजोर पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारा एक ही चीज पर दिमाग लगने की बजाय 1760 बातों पर दिमाग लगने लगता है। और फिर हम स्टूडेंट हैं, हम बाकी सब लोगों के विचार जानते हैं, और उसमें बीच में एक आधा व्यक्ति कुछ फालतू की बात हमारे दिमाग में डाल देता है, ऐसी कुछ छूमंतर टाइप की सी बात कि इस बार तो आयोग वैकेंसी देगा ही नहीं। फिर एक कह देता है कि इस बार तो परीक्षा लेट होगी, फिर एक कह देता है कि वैकेंसी इतनी सी है। ऐसी फालतू की बातें हमारे दिमाग में इनपुट के रूप में जाती हैं, और फिर हमारे दिमाग में मंथन शुरू होता है। हमारे दिमाग को पता है, हमें पता है कि हमसे कुछ होना जाना है नहीं, फिर भी हम इन बातों पर मंथन करते हैं। और फिर जब हम मंथन करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, होना है जो होना है वही होगा। लेकिन हम एक मिनट भी अपने दिमाग को जब डाइवर्ट करते हैं ना अपने लक्ष्य से, तो हम एक व्यक्ति से पीछे हो जाते हैं। और ये बहुत बुरी बात है। हमें जानते हुए, हमें पता होते हुए भी हम इन सब बातों में पड़े रहें, फंसे रहें, ये बहुत गलत बात है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें पता है, मैं अभी आपको ये कह दूं कि किस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा और कितनी पोस्ट आएगी, तो भी आप क्या ही कर लोगे। चलो बताओ, अगर मैं अभी अनाउंस कर दूं कि इस तारीख को इतनी बजे ये लिख करके इतनी पोस्ट के साथ नोटिफिकेशन आएगा, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। हम केवल और केवल 16 फरवरी के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, और करो, बस वही करना है। हमें केवल और केवल खुद को 16 फरवरी के लिए तैयार करना है, तो वही करना चाहिए। इन सब फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। अब मूल टॉपिक पर आते हैं, नहीं तो फिर लंबा खींचेगा। चलो, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। मुझे टारगेट है कि कल तक मैं इस यूनिट को खत्म कर दूं। मैं 1 जनवरी में इस 6 यूनिट को नहीं ले जाना चाहता, बिल्कुल मैं इसको नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। फिर 15 दिन में मुझे आपको नई यूनिट भी कंप्लीट करानी है। भारत में ऐसे वित्तीय संस्थान जो बैंक नहीं है, मैंने कहा कि ऐसे संस्थान जो कि बैंक नहीं है, ऐसे संस्थान जो बैंक नहीं है किंतु वह जमा राशि स्वीकार करते हैं तथा बैंक की तरह सुविधा प्रदान करती हैं, इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं अर्थात एनबीएफसी कहा जाता है। बहुत सामान्य शब्द है कि ऐसे संस्थान जो कि बैंकों की मान्यता प्राप्त नहीं करते हैं, जिनका बैंक का लाइसेंस उनके पास नहीं है, ना ही वो इस प्रकार की किसी अधिनियम कानून के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो बैंक का तो उनके पास कुछ लाइसेंस नामो निशान तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैंक का काम करने लगे तो उन्हें हम कहेंगे एनबीएफसी। और एनबीएफसी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी अर्थव्यवस्था में। अधिकतर स्टूडेंट इनको फोकस नहीं करते, वन लाइनर फैक्ट के रूप में बस पढ़ते हैं और वो काम खत्म हो जाता है। हमें यहाँ थोड़ा सा डीप अध्ययन करना है, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। ध्यान से सुनो। गैर बैंकिंग संस्थाओं की एक और परिभाषा समझ लेते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वे संगठन है जो बैंक से संबंधित वित्तीय सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है।
कुल मिलाकर सीधी बात, जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है लेकिन फिर भी बैंक का काम कर रहा हूँ, गैर बैंकिंग संस्थाएं हो गई, खत्म कहानी। और सरल शब्दों में समझ लो, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं एनबीएफसी उन संस्थानों को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अंतर्गत पंजीकृत होती है और जिसके पास प्रमुख काम उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयर, प्रतिभूति, बीमा, कारोबार और चिट फंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना। कुल मिलाकर के ये बैंकिंग सेक्टर की एक मजबूत इकाई है जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की कुछ काम को अपने पास करके रखती है या बैंक का कुछ काम करती है, वो एनबीएफसी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर चलेंगे। गैर बैंकिंग संस्था होने का मापदंड क्या है, कैसे हम किसी संस्था को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कहते हैं। पहला है कि वहां अधिनियम 1956 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। इनका मुख्य कारोबार जो है वो उधार देना, बीमा कारोबार, चिट फंड संबंधित कारोबार, शेयर स्टॉक डिबेंचर्स आदि में निवेश करना, ये होना चाहिए। और तीसरा, यह एक वित्तीय संस्था है जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। तो जब ये तीन चीजें होती हैं तो उस संस्था को हम गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कहते हैं। क्लियरली समझ आया? चलो, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से संबंधित दो समितियां बनाई गई हैं आज तक, उन दोनों समितियों के नाम हमें याद रहने चाहिए। पहला है जेम्स एस राजा समिति। कौन सी समिति है? जेम्स एस राजा समिति। इसकी स्थापना 1970 के दशक में एनबीएफसी के ढांचे की जांच के लिए बनाई गई थी। तो याद रखना, एग्जामिनर सीधे प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि जेम्स एस राजा समिति, या केवल ऐसा कहता है कि एस राजा समिति, एस राजा समिति का संबंध किस चीज से है? आपको याद रखना है एनबीएफसी के ढांचे में सुधार से संबंधित है एस राजा समिति। क्लियर है? और इसी की सिफारिशों का इसने सिफारिश की थी जो चिट फंड कंपनियां हैं उनके लिए वैसा कानून या एक समान कानून होना चाहिए, मतलब सारे राज्यों में, सारे देश में एक जैसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म कोड हो, एक समान कानून हो। किसके लिए? चिट फंड कंपनियों के लिए। एक और समिति है जिसे हम चक्रवर्ती समिति के नाम से जानते हैं। भारतीय मौद्रिक प्रणाली की जांच के लिए 1982 में बनाई गई थी ये चक्रवर्ती समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवर्ती समिति क्या कहती है? समिति ने बैंकिंग उद्योग अर्थात और एनबीएफसी के बीच परस्पर संबंधों का गहन विश्लेषण किया और ये सलाह दी कि इनके बीच में एक मतलब मर्जर होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, दोनों दिखाई नहीं देना, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए। बैंकों के लिए अलग नियम कानून कायदे, उनकी संस्था अलग, और एनबीएफसी के लिए बैंक नियम कायदे कानून स्पष्ट हो और उन दोनों में बिल्कुल विभाजन होना चाहिए। ऐसी सिफारिश की चक्रवर्ती समिति ने। अब मैं बहुत सरल भाषा में आपके सामने एक बात प्रेजेंट कर रहा हूं कि एनबीएफसी भारत में दो प्रकार की हैं। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कॉर्पोरेशन, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। ये एनबीएफसी जो संस्था है इनमें एक प्रकार की संस्था होती है जिन्हें हम विकास बैंक कहते हैं, और दूसरी संस्था होती है जिसे हम निवेश संस्था कहते हैं। ये जो सामने एक चार्ट है ना, जिस भी व्यक्ति को ये चार्ट समझ में आ गया, ये चार्ट रटा हुआ है, तो आधा तो उसका काम वैसे ही हो जाना है। विकास बैंक मतलब जो हमारे देश में विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए बनाए गए थे, उनको हम कहते हैं विकास बैंक। तो ये क्या करेंगे? ये केवल उधार देंगे, लोगों को ऋण देंगे, ये लोगों का पैसा जमा स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को ऋण देंगे ताकि वो अपने उद्योगों को, अपने धंधों को, अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से कर पाए। ये कहलाएंगे विकास बैंक। केवल इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या क्या आते हैं, तो हमें सबसे पहले देश का विकास किन चीजों पर टिका हुआ रहता है? तीन सेक्टर्स पर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, तीसरे में सेवा क्षेत्र आता है। तो इन तीनों को लोन देने के लिए, इन तीनों को ऋण देने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। देखो, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है, फिर औद्योगिक शाख और उद्योग आ गया, और फिर तीसरे नंबर पर वापिस से उद्योग आ गया। तो हमने ये जो तीन संस्थाएं बनाई हैं, ये लघु उद्योग आ गए। चार संस्थाएं जो बनाई गई, ये चारों की चारों संस्थाएं केवल उद्योगों को ऋण देने के लिए बनाई गई। क्लियरली समझ में आ गया?
फिर उद्योगों में जो पहले से बंद कंपनी है उनको भी रेंट देने के लिए पांचवी बना दी। फिर यह देखा जाए आवास निवास मतलब कि पांचवा जो क्षेत्र है ये आयात निर्यात हो गया, ये आवास हो गया, ये कृषि हो गया, ये सेवा क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र दोनों की बात हो गई। तो कुल मिलाकर ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, द्वितीय क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि हुआ, द्वितीय क्षेत्र मतलब कि उद्योग हुआ, और तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा, और सेवा में भी मूल रूप से आवास निवास और ऐसी जो बड़ी बड़ी सेवाएं हैं उनको फोकस करते हुए ऋण देने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ऋण देने के लिए बनाई गई। तो वो एक विकास बैंक नाम का कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है। क्या ये बात समझ में आई? एक आधा कमेंट कर दिया करो बीच में ताकि ये मुझे लगे हैंग वेल तो नहीं हो गया है। चलो, तो ये जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उद्योगों के लिए जो 5 संस्थाएं, उद्योगों के लिए 5 बड़ी बड़ी संस्था भारत में काम करती हैं, उनके नाम मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हुआ। सबको पता है कि 1947 में हम आजाद हुए, उसके एक साल बाद हमें उद्योगों को विकसित करना था, उद्योगों को हमारे देश में फैलाना था ताकि हमारे देश में हम विकास के नए नए स्तर को छू सके, नए नए आयाम को छू सके। तो हमने एक संस्थान बनाया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। देखो, याद करवा रहा हूं मैं कि कौन सा संस्थान कब बना, कैसे, कि भाई हमारा देश आजाद हुआ उसके अगले साल से हमने उद्योगों का विकास करना है, इसीलिए अगले साल में हमने क्या खोल दिया? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। क्या खोला? औद्योगिक निगम। कब खोला गया? देश के आजाद होने के एक साल बाद। तो याद रह जाएगा कि ये जो औद्योगिक वित्त निगम अर्थात इंडियन फाइनेंशियल, इंडिया का जो फाइनेंस करने वाला, उद्योगों को फाइनेंस करने वाला निगम है, वो कब खोला गया? 1948 में। ये हिंदी में याद रखना, जहां इंग्लिश बोल रहा हूँ इंग्लिश में याद करना है, और खुद बता दूंगा कि इस पॉइंट को इंग्लिश में याद रखना। क्लियर है? ये पहला पॉइंट हमें याद हो गया। दूसरा पॉइंट, भारतीय औद्योगिक साख और निवेश निगम, मतलब उद्योगों में साख को बढ़ावा देने के लिए खोला गया। क्या? उद्योगों में साख को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई खोला गया। तो आईएफसीटी खोला गया, आईसीआईसीआई खोला गया। इसीलिए सिंपल से नाम ऐसे ही याद रखने हैं आपको। तो दूसरा संस्थान जो था वो आईसीआईसीआई था। आईसीआईसीआई मतलब बार बार रिपीटेशन ऑफ आ रहा है, आई का भी रिपीटेशन और सीसी का भी रिपीटेशन, तो इसीलिए इसमें 5-5 का रिपीटेशन हो गया। इसकी स्थापना में भी बार बार 5-5 का रिपीटेशन है। तो ऐसे ये याद हो जाएगा कि आईसीआईसीआई की स्थापना, जैसे आईसीआईसी मतलब बार बार रिपीटेशन है ना, सी का बार बार रिपीटेशन हो गया, 5 का भी बार बार रिपीटेशन है, इससे कनेक्ट हो जाएगा और याद रह जाएगा कि आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई। क्लियर है? अब तीसरे पे आते हैं आईडीबीआई मतलब कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भले से फुल फॉर्म याद मत रखो, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अरे यहाँ ध्यान रखना, एग्जाम में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका शॉर्टकट और उसका फुल फॉर्म जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार ऐसा हुआ कि बच्चों को सिडबी का फुल फॉर्म याद था, सिडबी की स्थापना याद थी, लेकिन एग्जामिनर ने हिंदी या इंग्लिश में बड़ी लंबी लाइन लिख करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, वहां एक आध नंबर गलत करके आ जाते हैं बच्चे। तो ऐसा ना हो, क्योंकि एलआईसी भी, हम तो एलआईसी जीवन में सुनते रहते हैं, लेकिन जब हिंदी में लिख दिया जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम, तो अभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये इंग्लिश में लिख दिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो अभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सी चीज आ गई है, ये क्या लफड़ा हो गया, हमें तो याद ही नहीं है। तो ऐसा होता है, इसलिए यहाँ आप फूक फूक करके चीजों के शॉर्ट फॉर्म, चीजों के या शब्दों के फुल फॉर्म जरूर याद करेंगे। उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन हर बच्चा, हिंदी वाला भी सारा पूरा याद करेगा और इंग्लिश वाला भी, ताकि हम इन सब चीजों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पूरी तरह याद रख पाए, एक भी प्रश्न हमारे यहाँ से गलत नहीं हो। तीसरा वाला संस्थान है भारतीय औद्योगिक विकास निगम। अब देखो, उद्योगों का विकास करना है तो उद्योगों का विकास कब होता है भैया? उद्योगों का विकास जब होता है जब हम हमारे देश को, हमने 1964 में क्या किया था, याद करो एक बार। हमारे देश में 1962, 63, 64 के बाद क्या हुआ? आपको याद हो कि भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो
1963-64 तक तो प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद में भी नए प्रधानमंत्री आते हैं, तो नया प्रधानमंत्री नई सोच के साथ लेकर आएगा और फिर आएगा हमारे देश में क्या, हमारे देश में फिर नए एक औद्योगिक संस्थान बनेगा जो कि क्या कहलाएगा, औद्योगिक विकास बैंक। और वैसे भी मैं ये याद करता हूँ कि उद्योगों में लोग जो हैं वो 8 घंटे काम करते हैं और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 घंटे काम करने पर 64 घंटे इतना उत्पादन करने वाला उद्योग कहलाएगा। तो 8 घंटे काम, देखो सब लोग उद्योगों में 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन 64 घंटे जितना उत्पादन कर ले वो उद्योग, नहीं तो फिर तो हाथ से ही बना लेंगे, मशीन की क्या जरूरत है। सो टॉपिक की क्लास कब तक रेगुलर हो जाएगी? बेटा आप क्लास में रोज नहीं होते हैं क्या? सो टॉपिक की क्लास कब तक रेगुलर हो जाएंगे? आप अपना नाम बताइए, मुझे तो आपके बारे में पता नहीं, आपका पहली बार मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। अब मैं पूछा कि 100 टॉपिक की क्लास कब तक रेगुलर हो जाएगी? बेटा मुझे पहले 100 टॉपिक भी फोकस करने और 6 यूनिट भी फोकस करनी है, तो क्या 6 यूनिट नहीं पढ़ाऊं मैं? जिस दिन 2 घंटे की क्लास हो जाती है 6 यूनिट की, उस दिन मैं 100 टॉपिक वाली क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये कॉमन बात है कि भैया अगर आदमी 1.5-2 घंटे एक ही क्लास पढ़ा लिया तो फिर दूसरी क्लास कैसे पढ़ाएगा? या तो हम ऐसा करें कि भाई इसको आधे घंटे खत्म कर दें, चलो वो कल करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक टॉपिक एक दिन में कवर हो जाए, तो ये प्रश्न ही गलत है कि 100 टॉपिक की वो रेगुलर है। उसमें क्या पूछना कि रेगुलर कब हो जाएगी? वो रेगुलर है मेरे भाई जब मुझे 6 यूनिट की क्लास 1.5-2 घंटे तक खींच ली जाती है या वो खत्म नहीं होता टॉपिक, उस दिन मैं वो क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो ये प्रश्न की 100 टॉपिक की क्लास कब रेगुलर हो जाएगी, बिल्कुल गलत प्रश्न है। आप या तो सीरियस नहीं हो या रोज क्लास देखते नहीं हो, कभी कभी बैठ जाते हो क्लास देखने, ये गलत बात है। आप खुद व्यक्तिगत अपना आकलन करें कि क्या हमने पिछले 4-5 क्लासेस देखी हुई हैं, तो अगर हमने देखी हुई तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं हुई वहां पर क्लास। जब आप ये मैसेज करते हैं कि सर आज नहीं हुई क्या, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता कि यार ये क्या सुबह क्लास में था नहीं ये व्यक्ति की, जिसको याद ही नहीं है कि सुबह 2 घंटे की क्लास 6 यूनिट की हो गई थी, इसलिए 100 टॉपिक वाली क्लास नहीं हो पाई। गलत बात है भाई, आप अपना नाम मैसेज कीजिए मुझे, आपका नाम ही नहीं पता है, राज लिखा हुआ है, आप अपना पूरा नाम बताइए मुझे। चलो, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है 1964 में बना। हम इस पॉइंट को याद कर रहे थे, मतलब आपका ध्यान इस पॉइंट में है नहीं, आपको बात दूसरी ही कर लेनी है ना। सर इस तरह के सवाल क्लास में मत पूछा करें, ठीक है ना दिव्या, उसको वो भाई को नहीं याद होगा इसलिए पूछ लिया, लेकिन ये मतलब व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छी नहीं लगती है ऐसी जो प्रश्न होते हैं। मतलब आप रेगुलर नहीं हो, आप अब ये चाहते हो कि आपको जो अच्छा लगे वो इस क्लास में बस मिल जाए, तो भाई थोड़ा सा कोशिश किया करो कि हम सब कुछ पढ़ लें। ऐसा आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में वो आ जाएगा जो आपको अच्छा लगता है, सब आता है एग्जाम में, तो ये भी आएगा वो भी आएगा, इसलिए दोनों को कवर करना है हमें, दोनों को बैलेंस बना करके कवर करते हुए क्लास में बैठना रहता है। चलो आगे बढ़ो, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हमने पढ़ लिया, अगले वाले पे आते हैं, भारतीय लघु उद्योग बैंक। लघु उद्योग बैंक का मतलब होता है सीडबी। सीडबी कब बना? 1990 में बना। कब बना सीडबी? सीडबी 1990 में बना, याद रखना। ये मेरा लिंक टूट गया उससे, मैं याद करा रहा था। चलो, भारतीय लघु उद्योग बैंक, ध्यान से सुनो, कोई भी उद्योग 100% कैपेसिटी से काम करता है, लेकिन जब वो लघु हो जाता है तो वो 90% कैपेसिटी से काम करता है। जब कोई भी संस्थान, देखो बहुत शांति से हमें ये याद करना है कि सीडबी की स्थापना कब हुई, तो कैसे याद होगा? सीडबी की स्थापना कब हुई, इस बात से याद होगा कि जब उद्योग काम करता है तो वो 100% कैपेसिटी से काम करता है, और जब कोई उद्योग छोटा होता है, लघु होता है, तो वो 90% कैपेसिटी से काम करता है। तो लघु उद्योग होता है इसलिए वो 90% कैपेसिटी से काम करता है, इसलिए लघु उद्योगों की स्थापना भी 1990 में होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि लघु उद्योग संस्था की स्थापना कब हुई? 1990 में हुई। इससे हमें रट लेना है, याद रख लेना है। अगला आता है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। पुनर्निर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन होता है।
तो इंडियन रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया मतलब इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्वेश्चन है, भारतीय रिकंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1985 में हुई, 1985 याद रखना है, शब्द हमें याद रखना है, 1985 में 85 में हुई। तो जब कोई संस्थान पच जाता है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करना होता है, मतलब हम जब परेशान हो जाते हैं 85, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं 85, तो 85 मतलब कि पचा दिया इसने, जब पचा पूरा दिया है उस उद्योग को तो फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन कर लो, फिर उसको नया बना दो क्योंकि अब वो परेशान हो गया है। तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब 85 में हमने क्या करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, पचा दिया उसको रिकंस्ट्रक्शन कर दो 1985 में, याद हो जाएगा। चलो अगले वाले में आते हैं, आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो बनाया गया उसे कहा एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक दो काम करने के लिए बनाया गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया इसलिए इसे एग्जिम बैंक कहा, तो दो काम करने के लिए बनाया गया तो पीछे दो लिख दिया। वो भाई जिसने प्रश्न पूछा था वो तो भाग ही गया, पता नहीं कहीं चला गया, उसने तो रिप्लाई नहीं किया। भाई ऐसा मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई तुम अपना नाम तो बताओ मुझे, तुम क्लास में कम दिखाई देते हो इसलिए मैं तुमसे अपना नाम पूछ रहा हूँ। चलो आगे, भारतीय आवास बैंक, तो आवास कैसा चाहिए भारतीय लोगों को, जिसमें 8-8 कमरे हों। कैसे कैसे आवास चाहिए हमको, जिसमें 8-8 कमरे हों। कैसे आवास चाहिए, जिसमें 8-8 कमरे हों, 8-8 कमरे की आवास बना दो तो वो भारतीय आवास बैंक हो जाएगा। कैसे चाहिए आवास हमें, 8-8 कमरे वाले, तो 8-8 कमरे वाले आवास चाहिए, 8 तो कमरे कम से कम होने चाहिए, तो 8-8 कमरे वाले आवास चाहिए, इसलिए 88 में आवास बैंक की स्थापना हुई। ऐसे हमने इसको जोड़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि क्या होगा एग्जाम में इतना सा पूछा जाएगा कि भारतीय आवास बैंक की स्थापना हुई और 4 ऑप्शन होंगे, 1964, 1980, 1988, 1992, तो 4 ऑप्शन में हम कैसे वो समझें कि एग्जैक्ट उसका आंसर, क्योंकि कंफ्यूजन करते ही। अगला, भारतीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में हुई, इसको आगे मैं बता दूंगा। तो क्या आप सब लोगों को ये इतने से जो संस्थान है 8-10, इनके स्थापना का साल बस याद हो गया, बाद में इनकी याद करेंगे, LIC की, UTI की, GIC की, उनको अगले इसी चैप्टर के अगले चरण में करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। चलो तो पहला वाला पॉइंट हमने क्लियरली याद कर लिया, अब इनकी एक एक की डिटेल पे चलते हैं, एक एक चीज हमें डिटेल में याद होनी चाहिए। चलो तो एक एक के डिटेल पे चलो, क्या इन सब का आपको जो छोटे छोटे से संस्थान थे उन सब की स्थापना का साल याद हो गया। जैसे मैं पूछ लूं आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 8-8 कमरे का आवास होना चाहिए, तो 88 में हुई थी, है ना। आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लूं कि आयात निर्यात बैंक मतलब एग्जिम की स्थापना, तो आयात निर्यात दो चीजों का करते हैं इसलिए 1982 में हुई थी। अगर यही प्रश्न मैं आपको पूछ लूं कि पुनर्निर्माण बैंक माने रिकंस्ट्रक्शन, IRBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1980, जल्दी से बताओ, पुनर्निर्माण 85 में कराते हैं हम। ये याद रह जाएगा आपके दिमाग में, ये सब चीज सेट होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। अब हम एक एक चीज की डिटेल पे चलेंगे। चलो सबसे पहले हम आते हैं विकास बैंक में कौन कौन सी बैंक पढ़नी है, इतनी सारी बैंक पढ़नी है, CDB पढ़नी है, नाबार्ड पढ़ना है, एग्जिम पढ़ना है, IRDI पढ़ना है, IDBI पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, क्लियर है। चलो और उसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये निवेश संस्थान पढ़नी है। चलो हम एक एक बैंक पढ़ते जाते हैं। IFCI आपके सामने पहला एक बैंक रखा हुआ है, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब भारत में औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये इसका फुल फॉर्म है। कब बनाया गया, तो जब आजाद हुए तब उद्योगों को वित्त देने के लिए बनाया गया वित्त निगम, 1948 में बना। आगे,
उद्योगों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। तो सिंपल सी लॉजिक है, वो क्या करेगा, उद्योगों को ऋण प्रदान करेगा। और कौन सा वाला ऋण प्रदान करेगा, तो उद्योगों को मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करेगा। आईएफसीआई जो है 1993 में आईएफसीआई को निगम में परिवर्तित करके कंपनी का एक रूप प्रदान किया गया। 1993 में इसे निगम बना दिया गया। चाहो तो याद रख लो, चाहो तो नहीं भी रखोगे तो चलेगा। 2015 में आईएफसीआई बैंक की साझा पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी से यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी बन गई। सिंपल सी बात है, ये चाहो तो याद रख लो कि 2015 में इसे एक सरकारी कंपनी बनाया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भाई भारत में जितने भी उद्योग हैं सबका केंद्र बिंदु मुंबई है, लेकिन उनके लिए नीति निर्माण करने, उनके लिए पैसे देने का काम कहां से होता है, वो दिल्ली से होता है। तो भारतीय औद्योगिक निगम या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का मुख्यालय कहां बनाया जाएगा, दिल्ली में। याद रखना, ये वर्ड याद रह जाए। और इसके वर्तमान कार्यकारी निर्देशक जो है वो सच्चिकांत मिश्रा है। कौन है, सच्चिकांत मिश्रा। तो उद्योगों को चलाने के लिए सच सच बात करनी होती है, दूसरी बातों के साथ मिक्स करके। तो सच्चिकांत मिश्रा नाम है, सच सच बातें करना है मिक्स करके, है ना। एकदम सीधे सीधे फॉरवर्ड बोल दोगे तो बुरा लग जाएगा, इसलिए मिक्स करके सच्ची सच्ची बातें करनी है उद्योगों के विकास में। तो सच्चिकांत मिश्रा उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, याद रह जाएगा। इसके बाद हम दूसरी जो संस्था पढ़ेंगे वो आईसीआईसीआई पढ़ेंगे। पहला संस्थान आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा, आईएफसीआई। आईएफसीआई जो है उसका फुल फॉर्म याद रखें, कैसे, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिंपल है, हिंदी में करो तो भारतीय फाइनेंस मतलब वित्त, इंडस्ट्रियल, पहला आई से इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, एफ फॉर फाइनेंशियल मतलब कि वित्तीय, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक आई का मतलब इंडस्ट्रियल और एक आई का मतलब इंडिया। बड़ा सरल सा है, आगे पीछे दोनों लगे रहते हैं और सब जगह यही रहेगा। ऐसे ही आईसीआईसीआई भी याद रखना है। इसमें भी जो पीछे वाला आई है ये इंडिया को प्रेजेंट करता है, पहला वाला आई इंडस्ट्रीज को प्रेजेंट करता है। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब आईसीआईसीआई। ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तो बैंक का भी काम करता है, तो उसकी एक ब्रांच है जो बैंक का काम करती है, जिसको लाइसेंस भी प्राप्त है। तो समझना, भारतीय औद्योगिक साख निवेश निगम लिमिटेड 1955 में 5 जनवरी 1955 को निजी क्षेत्र के उद्योगों को ऋण देने के लिए बनाया गया। तो आपका मन कर रहा होगा कि सर जब आईएफसीआई था तो फिर आईसीआईसीआई की जरूरत क्या थी? तो इसलिए जरूरत थी कि जो सरकारी कंपनियां थी उनको लोन देने के लिए बनाया गया था आईएफसीआई। क्या बनाया गया था? ये जो पीछे अभी हमने पढ़ा आईएफसीआई, ये केवल सरकारी कंपनियों को लोन देने के लिए बनाया गया। फिर निजी कंपनियों को लोन देने के लिए बनाया गया आईसीआईसीआई। याद रह जाएगा, दोनों में डिफरेंस यही है, एक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को लोन देता, दूसरे निजी क्षेत्र के उद्योगों को। बाद में तो फिर दोनों ने सब कुछ करना शुरू कर दिया। उद्देश्य जब शुरुआत हुई थी तो इस रूप में हुई थी। सर रामास्वामी मुदालियर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस की दुनिया में। रामास्वामी मुदालियर को लिमिटेड का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। नाम याद रख लेना, अगर रह पाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और इसकी स्थापना जो है वो विश्व बैंक, भारत सरकार और भारतीय उद्योगों के प्रतिनिधियों की पहल पर की गई थी। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान भी लिया गया था, इसलिए याद रखना ये निजी क्षेत्र पर ज्यादा फोकस करके बनाया गया संस्थान है। 1986 में इसके स्वरूप में परिवर्तन करके इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। 1986 में क्या कर दिया गया? इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया। 1997 में इसे निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई के साथ विलय करके अब फिर हमें देखो दो चीजें दिखने लगी, आईसीआई बैंक भी दिखता है और ये संस्थान भी दिखता है। तो दोनों अलग अलग थे पहले, 1997 में इन दोनों को मिला दिया गया। 1999 में आईसीआईसीआई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम्स में, तो जनरली नहीं पूछा जाता। जो बैंकिंग या जैसे एफसीआई का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। फूड कॉर्पोरेशन वाली में बैंक का एग्जाम पूछ लिया, बैंक का एक क्वेश्चन पूछ लिया। और क्या पूछा
कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने वाली पहली बैंक कौन सी थी, भारतीय कौन सी वित्तीय संस्था थी, तो वो आईसीआई थी, जो 1999 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई थी, वो पहली संस्थान थी। गैर जापानी एशिया का पहला बैंक और वित्तीय संस्थान भी यही बना जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुआ। ये याद रख लेना, एक छोटा सा फैक्ट था। और दो तीन बातें इसके बारे में बता देता हूँ। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ये तीसरा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक तो एसबीआई हो गया, फिर निजी क्षेत्र का एक बैंक है एचडीएफसी, वो आता है, और तीसरे नंबर पे आता है आईसीआईसीआई। बाजार कैपिटल, लाइफ कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछता एग्जामिनर। आईसीआईसीआई जो है वो भारत में 2883 शाखाएं और 10,021 एटीएम संचालित करता है। ये 19 देशों में मौजूद है। जैसा हमारा एसबीआई 28 देशों में मौजूद है ना, वैसा आईसीआईसीआई भी विश्व के बहुत सारे शाखाओं देशों में मौजूद है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके शाखा कार्यालय कोलकाता, चेन्नई में है। तो देखो अभी हम कैसे याद करें, भारत में जो सरकारी उद्योगों के लिए बनाया गया वो सरकारी जगह में बनेगा। नई दिल्ली सरकारी जगह है, तो नई दिल्ली में बनाया गया आईएफसीआई का मुख्यालय। संस्था पढ़ा था ना अभी हमने, आईएफसीआई, इसका मुख्यालय कहाँ बना? नई दिल्ली में बना। और इसी के सिमिलर एक संस्थान बना आईसीआईसीआई, है ना। तो ये जो संस्था बना इसका मुख्यालय हमने कहाँ बनाया, क्योंकि मुंबई जो है वो भारत की औद्योगिक राजधानी है और उद्योगों को शरण देने, उद्योगों को ऋण देने के लिए वहां उसी की जरूरत थी, वही बनेगा। गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम सुना आपने, जो बीसीएजी थे, अब तो चेंज हो गए, है ना। अब आप कमेंट करके बताओ कि भारत के वर्तमान सीएजी कौन है, जल्दी से बता देना, है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, गिरीश चंद्र मुर्मू के जगह पर कौन आ गया है अब नया व्यक्ति, वो आप कमेंट करके बताओगे। उसके जैसा नाम था इसलिए मैंने, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके प्रमुख है, याद रखिए ना, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके प्रमुख है। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी, के बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में नहीं जाता कभी एग्जामिनर। लेकिन मूर्ति, वेरी गुड दिव्या, ये बहुत अच्छा आपने कमेंट किया, मैं खुश हूं कि आपको याद है। गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह अब आ गए मूर्ति, कौन आ गए? मूर्ति। तो याद रखें ना, मूर्ति जो है वो अब हमारे सीएजी बन गए। कैसे याद करोगे? किस हमारे, देखो सीएजी का काम क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना वो, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन हमारे देश में कंट्रोलर जो है वो मूर्ति बनकर खड़ा हुआ है, इसलिए सीएजी कौन है? मूर्ति। याद रख लिया, ऐसे ये रटा जाएगा। हाँ, संजय मूर्ति, पर ठीक है, संजय तो चलेगा, संजय तो फिर भी ठीक है, लेकिन मूर्ति बन के खड़े हुए हैं हमारे सीएजी, इसलिए मूर्ति नाम दे दिया। इनको रटने के लिए कर रहे हैं इस पॉइंट को हम। अब आप शायद इस पॉइंट को भूल कर भी ना भूलें, या अब याद रहेगा, ये हमेशा जो याद था वो ज्यादा पक्का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, दो संस्थान पढ़ लिए हमने, तीसरा संस्थान है आईडीबीआई। क्या नाम है? ये भी एक बैंक है। तो आईडीआई भी बाद में बैंक का काम करने लगा, पहले तो सरकार के एक संस्था का काम करता था, तो वो पढ़ लो। आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल, देखो भाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक आई तो इंडिया के लिए हो जाएगा और एक आई अपने इंडस्ट्रीज के लिए हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा ना, जहां दो आई रहे आगे पीछे, उसमें एक इंडस्ट्री है और एक इंडिया है, फिर बीच में डेवलपमेंट और बी को बैंक कह दो, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई कहलाता है, इंडस्ट्रियों के डेवलपमेंट के लिए। तो जो संस्था पहले से बने हुए थे, जो बैंक पहले से बने, जो पहले से उद्योग बने हुए थे, उनको और डेवलप करने के लिए, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये तीसरा संस्था है। पहले मैंने पढ़ाया आपको आईएफसीआई, फिर मैंने पढ़ाया आपको आईसीआईसीआई, और फिर तीसरा अब मैं पढ़ा रहा हूं आईडीबीआई। तीनों में क्या अंतर है? जो सरकारी नए नए उद्योग खोले गए, नए उद्योग खोलने हैं लेकिन वो सरकारी हो, उनको ऋण देने के लिए आया था आईएफसीआई। क्लियर हो गई? आईसीआईसीआई आया नए उद्योग खोलने के लिए, निजी क्षेत्र को ऋण देने के लिए आया आईसीआईसीआई। आईडीबीआई क्या करने आया फिर भैया? तीसरा पेज, तीनों एक जैसे काम करने की बात कर रहा है। आईडीबीआई आया कि नए मत खोलो,
नए के लिए नहीं दूंगा मैं, जो पुराना उद्योग है उसी को और बड़ा करना हो, उसी में और डेवलपमेंट करना हो, तो उसको लोन देने के लिए आया आईडीबीआई। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है। आईएफसीआई आया तो नए सरकारी संस्था को लोन देने के लिए, आईसीआईसीआई आया निजी क्षेत्र के नए उद्योगों को खोलने में ऋण देने के लिए, और आईडीबीआई आया कि भाई पहले से जो है उसको और विकसित करना, और बढ़ावा देना, उसकी एक आधी ब्रांच खोलनी हो, उसमें मशीनरी बढ़ानी हो, तो आईडीबीआई काम करेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा डेवलपमेंट, कि उस पुराने संस्था का डेवलप करना हो तो मैं लोन दूं, तो आईडीबीआई बैंक आ गया। तो इसकी डिटेल पे आ जाओ। औद्योगिक विकास और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई की स्थापना की गई। 1976 में फरवरी तक यहाँ आरबीआई के एक अनुषंगी बैंक था, परंतु बाद में सरकार ने इसे कैप्चर किया और अब ये सरकार की एक इकाई के रूप में काम करता है। आरबीआई से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व तो भारत सरकार के हाथों में चला गया। सिंपल है। अब मैं एक और फैक्ट आपको रटवा रहा हूं। देखो यहाँ मैं इस ब्लैंक पेज पर एक चीज लिखता हूं, मैं यहाँ लिखूं आईडीबीआई और मैं इसमें एस लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सीडबी हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना है ना, मैंने क्या कहा। देखो एक है आईडीबीआई और इसी का एक नया वर्जन बनाएंगे हम एसआईडीबीआई, है ना। तो इसे हम शॉर्टकट में क्या सीडबी पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दो संस्थाओं को एक दूसरे की अनुपूरक संस्था कहा जाता है। तो इस आईडीबीआई में ही तो केवल एस लग गया है, इसलिए एसआईडीबीआई बन गया है। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, आईडीबीआई और एसआईडीबीआई मतलब सीडबी को एक दूसरे की सहायक कंपनियां हैं, तो होगी ही ना, एक दूसरे के नाम से बनी है इसलिए सहायक होंगी ही। तो ये एक दूसरे की सहायक कंपनियां हैं, याद रख लेना। 2005 में आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक का विलय कर दिया गया और इस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। आईडीबीआई 2019 में निजी बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया, निजी बैंक के रूप में भी काम करने लगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। ये क्या लिखा हुआ है? लघु उद्योग, हाँ ना। अब एस फॉर अगला जो संस्था आएगा, पहले आईडीबीआई खत्म कर लेते हैं क्रिया, फिर इस पे आएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है आईडीबीआई जो उसके बारे में एक पॉइंट पढ़ लो, ये क्वेश्चन डीप में जब पूछा जाएगा तो यहां से कवर होगा। आईडीबीआई मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड, मतलब आईडीबीआई के उद्देश्य क्या थे बनाने के, स्थापित करने के, ये समझना। आईसीआईसीआई और एलआईसी, इन दोनों आदि जैसे वित्तीय संस्थाओं की गतिविधि का समन्वय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए संसाधनों का संग्रहण और वित्तीय सहायता प्रदान करना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगों की योजना बनाना और उन्हें बढ़ावा देना, एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का पालन करती हो। और इसके प्रमुख कौन है? तो राकेश शर्मा है। उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है बैंकों को लोन देने में, इसलिए राकेश शर्मा है इसके प्रमुख, याद रह जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आईसीआईसीआई का नियंत्रक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाए, या एलआईसी का नियंत्रक कौन है, तो आंसर क्या दोगे? एलआईसी का, आईसीआईसीआई का नियंत्रक है आईडीबीआई। कौन है? आईडीबीआई, याद रखना। यहाँ समन्वयक, पर्यवेक्षक और नियंत्रण का काम करता है, किसके? आईसीआईसीआई के, एलआईसी के और इसके जैसे जितने भी संस्था है सबका नियंत्रण का काम करता है आईडीबीआई, याद रह जाएगा। अब हम अगले पे आते हैं। हमने आईडीबीआई पढ़ लिया, तो ये देखो आईडीबीआई तो आपने पढ़ लिया, अब आप एसआईडीबीआई पढ़ो। एसआईडीबीआई मतलब बस स्मॉल लगा दो, स्मॉल इंडस्ट्रियल। देखो ये आई फॉर इंडिया हो जाएगा, ये आई फॉर इंडस्ट्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? एस फॉर स्मॉल लगा देना है इसमें। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटे छोटे उद्योगों को लोन देने के लिए आया स्मॉल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से मैं देखो एक बार बताता हूं, एक मैंने संस्था पढ़ा दिया आईएफसीआई, फिर मैंने अगला संस्था पढ़ाया आईसीआईसीआई, है ना।
फिर मैंने एक संस्था पढ़ाया IDBI, है ना, और अब मैं एक संस्था पढ़ा रहा हूँ SIDBI, है ना। इनमें क्या अंतर है? सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को ऋण देना था तो IFCI खोला, निजी क्षेत्र के उद्योगों को ऋण देना था तो ICICI खोला, फिर उद्योगों का डेवलपमेंट कराना था, उनको नया विस्तार देना था तो लोन देने के लिए IDBI खोला। और ये स्मॉल है, मतलब लघु उद्योग है, तो लघु उद्योग या स्मॉल जो कंपनीज थी, छोटी छोटी संस्थाओं को लोन देने के लिए SIDBI खोला। SIDBI नाम याद रखना। SIDBI की स्थापना कब हुई? लघु उद्योग क्या करते हैं? अपनी 90% क्षमता से काम करते हैं, इसलिए SIDBI की स्थापना 1990 में हुई थी। याद रख लिया हम लोगों ने। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। SIDBI का फुल फॉर्म हुआ भारतीय लघु उद्योग निगम, याद रह जाएगा। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारत सरकार द्वारा IDBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में, देखो ध्यान से समझो, IDBI के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई। SIDBI 27 मार्च 2022 को IDBI से अलग कर दिया गया है। सिंपल है, दो अलग अलग कंपनियां बन गई हैं। आगे SIDBI लघु उद्योग क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास ऐसे कार्यों में संलग्न है, मतलब छोटे छोटे उद्योगों को ऋण देने का काम करती है। SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। कैसे याद करेंगे? देखो, तो जो SIDBI है, मतलब सीड्स होते हैं ना, छोटे छोटे बीज होते हैं, वो लाखों रुपए महंगे होते हैं, उनको जमीन में बोया जाता है तो बहुत फल मिलता है ना। तो सीड्स को जब हम जमीन में बोएंगे तो लाखों रुपए मिलेंगे, इसलिए लखनऊ में उसका मुख्यालय हो जाएगा। SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। याद रह जाएगा ये पॉइंट कि SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। तो सीड्स को जब बोया जाता है तो लाखों रुपए फायदा कराते हैं, लाखों फायदा कराते हैं, इसलिए लखनऊ में उसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है। SIDBI के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक मनोज मित्तल है। कौन है? मनोज मित्तल, ये याद रख लेना। उद्यम अभिलाषा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्यम अभिलाषा क्या है? SIDBI द्वारा देश के 115 आकांक्षी जिलों में राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमी जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चलाया गया और एक एप्लीकेशन लाया गया जिसका नाम है उद्यम अभिलाषा। ये दिमाग में सीधे से सेट कर लेना कि उद्योगों, छोटे छोटे उद्योगों को जागरूक करने, नए नए छोटे छोटे उद्योगों के प्रति लोगों में अवेयरनेस, उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए लाया गया उद्यम अभिलाषा। प्रवीण झा ने कहा कि कल टेस्ट में दिया था। हाँ, ये कल टेस्ट में आया था, SIDBI ने लाया उद्योग। अब समझ में आ गया वो सड़े पिटे प्रश्न कहां से आते हैं? वो यहाँ से आते हैं, इनकी डीप पढ़ लो तो वहां से वो कवर हो जाते हैं। कोई टेस्ट में आया था, हाँ कल टेस्ट में आया था भैया ये क्वेश्चन। इतना हमारे दिमाग में ये बातें सेट हो रही हैं। SIDBI क्या है, आपके दिमाग में एक इमेज तैयार होनी चाहिए, अगर वो हो रही है तो काम का। चलो और आगे बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, क्या नाम है? पुनर्निर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन। तो जो बीमार हो चुके हैं, जो घाटे में जा रहे हैं संस्थान थे, जो उद्योग घाटे में चले गए, उनका रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लाया गया एक बैंक पुनर्निर्माण बैंक कहलाएगा। IRBI अधिनियम 1984 के तहत 1971 में रुग्ण उद्योग, रुग्ण मतलब जो बीमार है, जो घाटे में जा रहा है, सरकारी उद्योग थे बहुत सारे जो घाटे में जा रहे थे, तो उन लोगों को लोन देने के लिए एक संस्था चाहिए, तो फिर IRBI आया। गठित भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड 1985 में भारतीय पुनर्निर्माण बैंक के रूप में गठित किया गया। केवल एक लाइन याद रख लो, जो 85 में खोला गया IRBI कहलाता है। तो फिर वही देखो, एक आई का मतलब इंडिया और एक आई का मतलब इंडस्ट्री, तो फिर सरल हो गया ना। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया याद हुआ। चलो, IRBI की स्थापना 20 मार्च 1985 को हुई, ये भी हमें याद रह जाए। फिर IRBI 6 मार्च 1997 को एक पूर्ण बैंकिंग संगठन बना दिया गया, तो इसे भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IIBI के रूप में, IIBI के रूप में मान्यता दी गई। याद रख लेना, ये वर्ड हमें याद रहे।
क्या फुल फॉर्म हुआ? देखो मैंने कहा ना, एक इंडस्ट्री होता है और एक इंडिया होता है, और ये हो गया आईबी, बचा क्या? आईबी। आईबी मतलब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो आई आर बी आई का नया नाम हो गया IIBI, मतलब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसका नया नाम क्या कर दिया गया? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रख लेना। 2012 के बजट में IIBI, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक को बंद करने की घोषणा कर दी। तो जो नया खोला था उसको बंद भी कर दिया, तो वही पुराना चलने लगा। क्लियर है? ये दिमाग में सेट हो गया। आपको याद रखना है IRBI को कब बंद कर दिया गया? तो 2012 में इसे बंद कर दिया गया कि किसी बीमार उद्योग को हम लोन दे देंगे और वो लोन तो लौटा ही नहीं पाएगा, तो इसको बंद ही करो उससे अच्छा। तो IIBI भी समझ में आ गया। तो 5 संस्थाएं मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक या एग्जिम बैंक, क्या होता है नाम? भारतीय आयात निर्यात बैंक, या कैसे याद रखोगे? देखो ऐसे याद रखोगे, भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो ई से एक्सपोर्ट ले लिया, आई से ये ले लिया, बी से ये ले लिया, इंडिया ले लिया, तो क्या बना? ESIB, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये एक्स ले लिया, आई ले लिया, ये बी ले लिया, तो IE एक्सिम बन गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया याद रह जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कितनी चीजों का करते हैं? 2 चीजों का करते हैं, और जब नया साल शुरू होता है ना तब करते हैं। नया साल 1 जनवरी को शुरू होता है, तो 1 जनवरी को ये पीछे 2 आ जाए, 1982 याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई, ठीक है। इसके देखो, अब जब आप आयात निर्यात करते हो तो आप बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ आयात निर्यात करते हो। तो इसके प्रमुख कौन है? हर्षा बंगारी। क्या है? हर्षा बंगारी इसकी क्या है? आयात निर्यात बैंक की प्रमुख है। क्लियर है? देश के विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय व्यवस्था और प्रोत्साहन और संवर्धन देने के लिए बनाई गई निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कुल मिलाकर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको अगर लोन चाहिए तो किसके पास जाएंगे? तो एक्सिम बैंक के पास जाएंगे, जिसका फुल फॉर्म ही होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2 चीजों का किया जाता है, इसलिए 1982 में होगा ये। तो 1982 याद रह जाए। चलो अगले पॉइंट पे चलेंगे। इतना याद हो गया ना, दिमाग में सेट है यहाँ तक की कहानी। अब अगले वाले पे जाएंगे। NHB, है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक मतलब राष्ट्रीय बैंक, आवास बैंक, इसका नाम ऐसा बन जाएगा, है ना, राष्ट्रीय आवास बैंक, इतना नाम है ये, नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, ये इसका लोगो है। तो इससे समझ आ रहा है कि ये लोगों को घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, स्थान बनाने के लिए, लोन देने के लिए लाया गया होगा। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। तो हमने कैसे रट लिया कि लोगों को कितने आवास होने चाहिए? तो 8-8 कमरे के आवास तो सबको मिलने चाहिए, इसलिए आवास बैंक की स्थापना कब हुई? 88 में हुई। हटा गया ये वाला पॉइंट, यहां से रटा जाएगा। आरबीआई की एक सहायक संस्था के रूप में ये काम करती है। यह बैंक देश के आवास संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए भूमि भवन निर्माण, सामग्री और संगठन जैसे वास्तविक संसाधनों की आपूर्ति और संवर्धन के लिए लोन देती है। खत्म। और आवास बैंक कहां से बनेंगे भाई? तो हमारे नई दिल्ली से बनेंगे। तो आवास बैंक का मुख्यालय कहां हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। याद रह जाएगा। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आवास बैंक का वर्तमान प्रबंधक निदेशक संजय शुक्ला है। कौन है? संजय शुक्ला। तो घर पे तो क्या लगता है? शुल्क लगता है। तो शुल्क लगता है मतलब शुल्क लगता है, तो शुल्क से शुक्ला याद हो जाएगा। जी सर, क्लियर है। फुल फॉर्म दोनों याद होगा। चलो बहुत अच्छा बच्चा, ये याद होने चाहिए। ये देखो यहाँ से प्रश्न बहुत सड़ा पिटा एक प्रश्न आएगा। यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं? स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसे कुछ बहुत सिंपल सा प्रश्न,
वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। गांठ बांध लो कि हमारे सरल सरल से प्रश्न गलत ना हो, कुछ भी हो जाए, हमारा सरल प्रश्न गलत नहीं हो। आगे बढ़ो। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड। तो अब कृषि का भी तो विकास करना था, कृषि का भी तो विकास करना था, इसलिए क्या लाया गया, नाबार्ड लाया गया। अब नाबार्ड क्या करता है भैया, तो देखो फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, है ना। कुल मिलाकर अभी शॉर्टकट याद करा रहा हूं, पूरा फुल फॉर्म मत याद करो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर इतना याद कर लो, साथ में गांव भी जोड़ दिए, तो गांव का डेवलपमेंट है, तो रूरल डेवलपमेंट, तो फुल फॉर्म क्या बना, NABRD। इसको बाद में करना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इतना। तो रूरल डेवलपमेंट बाद में देखो, नहीं तो भूल जाते हैं। क्या होता है, हर बच्चे के दिमाग में सेट नहीं रह पाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो। हिंदी में तो पूछ लो तो पर कच्चे ही हो जाते हैं, हिंदी में कोई नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना आसान नहीं होता। कैसे बताओगे, राष्ट्रीय कृषि बैंक, फिर साथ में जोड़ दो ग्रामीण विकास, तब वो याद रहने लगेगा थोड़ा थोड़ा। अब देखो यहाँ दो चीजों का विकास करना है, कृषि का और गांव का। तो क्योंकि दो चीजों का विकास करना होता है, वहां पीछे दो आता है, इसलिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में हुई है, याद रखना। 2 में मैंने कैसे याद कराया कि इसमें दो चीजों के विकास पर फोकस किया गया है, कृषि के विकास और एक गांव के विकास, इसलिए कृषि और ग्रामीण विकास, ये दोनों शब्द याद रखना, और दोनों से बना दो, और इसके 1982 में पीछे आया 2, ठीक है। 1982, 12 जुलाई 1982 तारीख भी याद रखनी है, कितनी तारीख है, 12 जुलाई 1982, शिव रामन समिति की सिफारिश पर। किसकी, शिव भी राम भी, दो भगवान यूज कर लो, एक ने बोला गांव का विकास करो, एक ने बोला कृषि का विकास करो, शिव और राम, ये नाम क्या है, शिव राम समिति, शिव रामन समिति की सिफारिश पर गांव और कृषि का विकास करने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लाया गया। याद हो जाएगा, अब याद रहेगा। यह देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली, मतलब ऋण उपलब्ध कराने वाली, पैसा उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में, याद रह जाएगा, मुंबई में है नाबार्ड का मुख्यालय, नाबार्ड याद रहेगा, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, ये सर याद हो गया। चलो 28 क्षेत्रीय कार्यालय है इसके। क्यों है 28, ये एक बार सोच करके बताओ। तो भैया हर राज्य में तो घर कृषि का विकास करना, भारत में 28 राज्य है, इसलिए इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, ठीक है। इसके प्रबंधन निर्देशक कौन है, साजी केवी हो जाएंगे। कौन है, साजी केवी इसके प्रबंध है। तो के और वी, कृषि विकास, याद रख लो, कृषि विकास, कृषि में आती है सब्जी, तो सब्जी इसलिए याद कराने के लिए बोल रहा हूं ना, कृषि में क्या आता है, सब्जी भी तो आती है, तो सब्जी का भी विकास करो, तो के भी विकास मतलब सब्जी के भी इसके प्रमुख हो गए, याद रह जाएगा, सब्जी के भी याद रखें। नाबार्ड प्रमुख कौन है, सब्जी के भी, साजी मत करो, सब्जी कर दो इसको, सब्जी के भी विकास के लिए आए, सब्जी के भी याद रह जाए। 28 इसके मुख्यालय, ये याद रह जाए। छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेशनल चलो, तो सब्जी के लिए याद हो गया, नाबार्ड हमें दिमाग में सेट हो गया। अब अगली संस्था पे चले, चलो अगली संस्था पे चलते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या कर लिया, उद्योगों का विकास कर लिया, आवास का विकास कर लिया, कृषि का विकास कर लिया। अब अगले पे चलते हैं, एक और संस्था बस याद कर लो, राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये तो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, केवल इतना इनकी थ्योरी याद रख लो जरा सी, कि देश में स्वतंत्रता के पश्चात राज्य सरकारों द्वारा स्थापित, अभी तक जो संस्था थे वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते थे, राज्य सरकार द्वारा अपने राज्यों में छोटे और मध्यम उद्योगों के उन्नयन का प्रयास करते हुए इस प्रकार के संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि के लिए निवेश, अधिक रोजगार और उद्योगों के संस्थापक बैंकों की स्थापना की गई, जिन्हें एसएफसी कहा गया, ठीक है। भारत में 18 राज्यों में वित्त निगम खोले गए, जिनको राज्य वित्त निगम कहते हैं, जिसमें 17 राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत काम करते हैं,
तमिलनाडु औद्योगिक निवेश वित्त निगम जो है वो कंपनी अधिनियम के तहत काम करता है। तो ये हमें बस इतनी सी बेसिक डिटेल इसकी याद रख लेंगे, अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ो, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बस ये राज्य के दो चीजें पढ़ा रहा हूँ, राज्य वित्त निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SIDS की स्थापना पहली बार 1995 में कंपनी अधिनियम के तहत की गई। वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ औद्योगिक पार्क, औद्योगिक संपदा जैसे औद्योगिक बुनियादी ढांचे में भी ये पैसे देते हैं। फिर 28 औद्योगिक विकास निगम है। 28 ही क्यों है, रीजन आपको पता है, 28 राज्यों में सबके अपने अपने खोले गए, इसलिए 28 है। ठीक है, देश के 28 SIDS में 11 राज्य वित्त निगम के रूप में कार्य करते हैं। IDS जुड़ा हुआ, बस इतनी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 18 है और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो 28 है। बेसिक सी बातें क्या है, ये राज्य अपने अपने बना के रखे हुए हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो थे क्या, विकास संस्थान। कौन से संस्थान थे, विकास संस्थान। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, निवेश संस्थान। तो विकास और निवेश में क्या अंतर है, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं थोड़ा। अभी तक आपने क्या पढ़ा, विकास संस्थान। विकास संस्थान क्या करता है, आपके पास पैसे ना हो तो आपको उधार देने या ऋण देने का काम करता है, ये कहलाता है विकास संस्थान। एक दूसरा होता है निवेश संस्थान। क्या होता है, निवेश संस्थान। तो निवेश संस्थान क्या करता है भैया, तो जो आपके पास पहले से पैसा है उसे कहीं और लगाने का काम करता है निवेश संस्थान। क्या करता है, वो आपको पैसे देता नहीं है, आपसे पैसे लेता है, केवल उधार देता है। तो वे विकास बैंक तो केवल उधार देते हैं, ठीक है, निवेश बैंक उधार भी नहीं देते। ये तो आप ही के पैसे जो होते हैं, आप ही के पैसों को अपने पास रख करके किसी स्थान पर इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं निवेश संस्थान। देखो नाम क्या है, निवेश, है ना, इन्वेस्टमेंट संस्थान। इन्वेस्टमेंट करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, कहीं पर आपका पैसा लगवाने वाले संस्थान कहलाएंगे इन्वेस्टमेंट संस्थान या निवेश संस्थान। और उसमें 3 संस्थान प्रमुख हैं, UTI, LIC और GIC। GIC क्या फुल फॉर्म है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बस 3 बेसिक है, बाकी फिर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन 3 जरूर याद रखना। चलो तो अब हम आते हैं UTI मतलब भारतीय यूनिट ट्रस्ट, मतलब हमारा पहला भारतीय निवेश संस्थान जो भारत सरकार की तरफ से बनाया गया कि जाओ भाई लोगों से पैसा कलेक्ट करो और इसको निवेश करो, तो वो निवेश संस्थान है UTI। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई थी। कब की गई थी, निवेश संस्थान की स्थापना 1964 में की गई। याद कैसे रखोगे, तो देखो ये आपका पैसा निवेश करेगा और 8 गुना 8 रुपए आप डालो तो 8 घंटे में उसे 64 बना करके देगा। काम तो 8 ही घंटे करते हैं ना हम लोग भाई, 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, तो 8 घंटे सोते हैं, इसलिए 8 का नियम है ना। तो ये 8 जो है उसको 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये संस्थान क्या करता है, उस 8 घंटे में आपके पैसे 64 गुना बढ़ा करके देता है, इसलिए 1964 में स्थापना हुई UTI की, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, लोगों का ट्रस्ट भी रखना था इसलिए ट्रस्ट बनाया गया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के तहत इसकी स्थापना की गई। जुलाई 1964 में कार्य करने लगा। यहाँ एक वैधानिक सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो भाई ये बताओ कि हम UTI का मुख्यालय कहाँ रखें, भारत में कहाँ रखना चाहिए। देखो नेता नगरी तो निवेश करती नहीं है, निवेश कौन करता है, जिसके पास पैसा हो। पैसा किनके पास होता है, उद्योगों के पास, तो वही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट संस्थान का मुख्यालय भी मुंबई में खुलना है। ये देखो
यूटीआई का प्राथमिक उद्देश्य उत्पादक समुदाय बचत को प्रोत्साहित करके कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा देना, और ये बहुत सारे काम करता है, लेकिन मूल जो उसका काम है वो ये है कि जो लोगों की जेब में पैसा बच जाए वो जेब में ना रखे वो मार्केट में निवेश करे, इसको बढ़ावा देने के लिए काम करता है यूटीआई। क्लियर है? ये दिमाग में एकदम सेट हो जाए। आईडीबीआई और यूटीआई दोनों 1964 है, करना सही है। ये आईडीबीआई और यूटीआई दोनों साथ में काम करते हैं, एक निवेश का और एक विकास का। आगे बढ़े अपन, ये यूटीआई का अपन सिंबल देख लो, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे संस्थान पर आते हैं, जीआईसी। जीआईसी मतलब क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना, भारतीय साधारण बीमा निगम। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है साधारण बीमा, एक जिंदगी का बीमा और एक सामान्य बीमा। तो साधारण बीमा कराने के लिए लाया गया साधारण बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम, और एक जिंदगी का बीमा कराने के लिए लाया गया भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना, मतलब एलआईसी। तो जीआईसी और एलआईसी दोनों याद रख लेना। ये जीआईसी और एलआईसी दोनों बहन है ना, एलआईसी जीआईसी। जीआईसी भारत के घरेलू पुनः बीमा बाजार का एकमात्र कंपनी, भारतीय साधारण बीमा निगम मतलब जीआईसी। इसकी स्थापना 1972 में कंपनी अधिनियम के 1956 के तहत की गई थी। क्लियरली 1972 में की गई। साधारण बीमा सब लोग साथ में कराते हैं, बीमे की प्रीमियम हम साथ में दो देते हैं ना, साथ में दो। देखो कैसे याद कैसे करोगे कि जनरल इंश्योरेंस की जो स्थापना है सर यूटीआई बंद हो गया। हाँ बच्चा, यूटीआई बंद हो गया है, भारत सरकार की एक इकाई है। वो आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी, वो हर्षद मेहता वाली। तो हर्षद मेहता ने सबसे पहला पैसा जो है वो कहां से लिया था उधार, पता है? यूटीआई से लिया था, और वहीं से स्कीम में फंसा था ये यूटीआई। उसके बाद फिर फंसता गया और फिर बंद हुआ, अभी बंद हुआ है। चलो, तो हमें तो एग्जाम में केवल इनकी स्थापना और मुख्यालय जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो, ये यहाँ से पॉइंट याद रहे। भारतीय साधारण बीमा निगम जो है वो जीआईसी कहलाता है। याद कैसे रखेंगे? तो देखो, हम इनकी जो लिस्ट है वो साथ में, हम साधारण बीमा सब लोगों का साथ साथ कर देते हैं, तो साथ में सब 2 लोगों का बीमा कर दे, इसलिए 7-2। ठीक है, हाँ, साथ में सब लोगों का बीमा कर दो। 7-2 में स्थापना हुआ जीआईसी का। किसका स्थापना हुआ? जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या ये दिमाग में सेट हो गया? इसकी स्थापना 1972 में होगी, ये हमें याद रखना है। ठीक है, सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के तहत 55 भारतीय बीमा कंपनियों का एक, ये क्या हो रहा है ये थोड़ा सा समझना है ना। मैं जीआईसी कैसे बना ये आपको बताता हूँ। हर आदमी को भारत में ये याद है कि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन किसी को भी ये याद नहीं है कि हमने बीमा कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण किया, और इंदिरा गांधी ने किया। देखो, हमारे देश में 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सबको याद है, राष्ट्रीयकरण किया गया है ना। लेकिन ये किसी को याद नहीं रहता कि इन्हीं इंदिरा गांधी ने जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है उनका भी राष्ट्रीयकरण किया। तो 1972 में हमारे देश में 55 कंपनियां थी, बड़ी कितनी थी? 55 कंपनियां थी जो बीमा करती थी सब लोगों का। क्या करती थी? ये बीमे का काम करती थी, मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था थी। इंदिरा गांधी का माथा खराब हुआ कि यार ये इतनी सारी कंपनी इतना पैसा कमा रही, भारत सरकार के पास नहीं इतना पैसा, तो एक काम करो, इन 55 कंपनियों को आपस में मिला करके एक बना दो, और इस एक कंपनी को हम राष्ट्रीयकृत कर दो। मतलब पहले तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दो और फिर उसे एक कंपनी बना दो। तब जाकर के सामने आई एक कंपनी जिसका नाम रखा जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या ये दिमाग में घुसेगा? क्या ये एक छोटी सी बात आपको याद रहेगी? जैसे बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए, वैसे ही 55 बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके क्या बना दिया गया? जीआईसी बना दिया गया।
पहले ये सरकारी कंपनी नहीं थी, पहले छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां हुआ करती थी और उनकी संख्या 55 थी। कितनी थी? 55। उन 55 कंपनियों को पकड़ पकड़ के सरकार ने एक बनाया और राष्ट्रीयकरण करके एक नई कंपनी पैदा हुई जिसका नाम पड़ा जीआईसी, जो भारत का सबसे बड़ा कंपनी बन गया। 1972 में इंदिरा गांधी ने सारे उटपटांग काम किए थे। 1971 में उन्होंने राजाओं के प्रीवी पर्स अधिकार खत्म कर दिए। 69 में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बहुत काम किया उन्होंने, इसीलिए उन्हें आयरन लेडी कहा गया। भारत में आयरन लेडी का खिताब इस तरीके से थोड़ी मिल गया हमको, तो समझ आ रहा है ये। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 एक कानून बना और उससे 55 भारतीय बीमा कंपनी तथा सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाली कंपनियों के 52 उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करके उनका कामकाज सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और फिर एक नई कंपनी सामने आई जो जीआईसी कहलाए। क्लियर है? मार्च 2023 में जीआईसी का पुनः बीमा कंपनी घोषित किया गया। भारतीय साधारण बीमा निगम अर्थात जीआईसी, इसके जो प्रवर्तमान प्रमुख है वो कौन है? रामास्वामी नारायण है। याद रखना, बीमा को मतलब राम और नारायण के भरोसे कराता है आदमी, क्योंकि अगर बीमा में मान लो मर गया तो पैसा मिलेगा तो भी राम नाम सत्य हो जाएगा, और नहीं मिला तो आपका पैसा वैसे ही खत्म हो जाएगा। राम नाम सत्य पैसे का हो जाएगा, तो या तो आपका राम नाम सत्य हो गया, पैसे का नाम सत्य होगा। यहाँ राम नाम सत्य होना जरूरी है, इसलिए राम नारायण स्वामी याद रख लेना। तो राम स्वामी नारायण इसके प्रमुख हो जाएंगे। तो जीआईसी याद रह जाएगा? नहीं रहेगा? एक छोटा सा कमेंट करके बताओ कि जीआईसी अपने दिमाग में सेट होगा कि नहीं होगा, ये याद रहेगा? चलो बहुत अच्छी बात है, अगर ये याद रह जाएगा तो। नहीं रहेगा तो फिर मुझे बताओ, मैं दूसरे तरीके से कुछ ना कुछ ताम झाम कराऊं। इसकी स्थापना 72 में हुई, ये याद रहे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमको अगला याद करना है एलआईसी। क्या याद करना है? एलआईसी। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जीवन, मतलब जिंदगी का बीमा करना है। और जिंदगी का बीमा कब करते हैं? जब मध्य प्रदेश बना तब से ही करा दो। मध्य प्रदेश तब बना, कब बना? 1956 में बना। तो 1956 में हमने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तत्कालीन, अब यहाँ पे भी सरकार लोगों को याद नहीं रहता है, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने कर दिए थे। उस समय भारत में बीमा करने वाली 245 कंपनियां हुआ करती थी पूरे भारत में। कितनी? 245। भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि कोई प्राइवेट कंपनी किसी आदमी का बीमा करे, और गारंटी क्या है कि वो पैसा दे कि नहीं दे। तो एलआईसी की स्थापना भारत सरकार ने ऐसे नहीं की, एक नई कंपनी बना, ऐसा थोड़ी हुआ था। 245 कंपनियां जो उस समय चलती थी उन सबको सरकार ने राष्ट्रीयकृत कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकृत कर दिया, और उन सबको मिलाकर के एक नया कंपनी बनाया गया जो कहलाया एलआईसी। कब कहलाया? तो क्योंकि 245 कंपनी है तो 4 2 4 5 बस 6 लगा दो, 5 6 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या ये दिमाग में सेट हो जाएगा कि एलआईसी की स्थापना कैसे हुई है? उस समय भारत में छोटी छोटी निजी कंपनियां थी बहुत सारी। कितनी? 245। उन 245 कंपनियों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, और उनके राष्ट्रीयकरण से एक नई कंपनी बनी जिसका नाम पड़ा एलआईसी। ऐसे बना एलआईसी। ये आज जो भाषण देते हैं ना बड़े बड़े कि भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया, ये कर दिया, उनको ज्ञान ही नहीं कि एलआईसी बना कैसे था। एलआईसी ऐसे बना था। तत्कालीन 245 निजी बीमा कंपनियों का एकीकरण करके परिणाम स्वरूप क्या बनी? एलआईसी, जिसका मुख्यालय कहां बना? मुंबई में। याद रहेगा ये? इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं दिल्ली। अब 8 क्यों? क्योंकि 4 महानगर और 4 बड़े बड़े उपनगर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, भोपाल और पटना। याद कैसे रखोगे? याद रखना पड़ेगा, ये हमें पूरा याद रहना चाहिए। तो कैसे याद रहे? तो देखो 4 तो महानगर हैं। कौन कौन से महानगर हैं? आपका दिल्ली महानगर है, दिल्ली के बाद चेन्नई महानगर है, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, फिर मुंबई महानगर है और कोलकाता हो गया। तो 4 तो महानगर हो गए। नक्शे पे याद करोगे तो बड़ा आसानी से याद कर लोगे। देखो ये मैं नक्शा बना देता हूँ, भारत सरकार का है ना, ये भारत का नक्शा बनाया हमने।
ये दिल्ली हुआ, ये चेन्नई हुआ, ये कोलकाता और ये मुंबई, 4 याद रह गए। अब ये सेंटर में होना चाहिए इसलिए भोपाल में बना दिया। क्लियर है, ये याद रहेगा। फिर नीचे यहाँ और यहाँ इनके बीच में यहाँ एक पॉइंट और बनाया गया तो हैदराबाद में बन गया। फिर यहाँ एक और बनाया गया तो कानपुर में बन गया, है ना। बड़े सिंपल है ना। और फिर इधर की तरफ कोई नहीं था तो यहाँ एक पटना में बनाया। तो ये भोपाल और यहाँ इस लाइन से 3 याद कर लो, भोपाल, कानपुर, पटना और नीचे हैदराबाद। भोपाल, कानपुर, पटना और हैदराबाद ऐसे मैप में डालोगे तो पूरा अच्छे से सेट रह जाएगा दिमाग में। अभी LIC को IPO भी आया था और उसके बारे में भी बता दी। ठीक है बच्चा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, जब हम इसके अगली वाली क्लास पढ़ेंगे तो वहां हमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पढ़ना रहेगा। IPO क्या होता है वो थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ा दूंगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अभी यहाँ से ले लेते हैं। अभी केवल इतना बता दूंगा कि IPO आया, तो ये तो काम की बात नहीं रहेगी। IPO होता क्या है यही नहीं आते बच्चों को, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। अब इसके LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, ये हमें याद ही है। वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं, ये हमें कैसे याद रहेगा। देखो, अगर आपको सिद्ध इंसान बनना है, महंत, सिद्ध महंत बनना है, सबसे पहले आपका जिंदगी का बीमा होना चाहिए। देखो, इंसान कैसे सबसे सिद्ध आदमी बन जाता है, जब उसको जिंदगी की कोई टेंशन नहीं रहती। तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ऐसी टैग लाइन से कौन काम करता है, LIC। इसका टैग लाइन है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो जो इंसान जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद की भी सोच रखता ही नहीं, उसको सोचने से मतलब नहीं हो, तो बहुत सिद्ध आदमी है। तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सिद्धार्थ मोहंती। कौन हो जाएगा, सिद्धार्थ। और महंत याद कर लो, सिद्ध महंत याद कर लो चाहो तो देखो कैसे याद कर, रट्टा मारना है हमें, ये वर्ड याद होने चाहिए। दिव्या आपकी बात समझ ली मैंने कि सर IPO के बारे में, लेकिन अभी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है ना बच्चों को कि IPO होता क्या है, अभी इसलिए नहीं बता पाऊंगा। थोड़ा बेसिक बता दो फिर बताऊंगा। ये अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। तो कैसे याद रखोगे भैया, सिद्धार्थ मोहंती कैसे शब्द याद रहे, तो भाई जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी बोल दे कि मैं तो जिंदगी के साथ भी खुश, जिंदगी के बाद भी खुश, वो सिद्ध इंसान है और बड़ा महंत आदमी है। तो सिद्धार्थ मोहंती हमें याद रह जाएगा। ठीक है, ये नाम याद रह जाएगा LIC का। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और आगे की कहानी पे चलते हैं। थोड़ी और 2-3 बेसिक सी संस्था हमें याद रखनी है। इसमें एक फोकस वाला पॉइंट कि हर एक राज्य में अपनी अपनी संस्था होती है, हर एक राज्य में अपनी अपनी संस्था होती है, लेकिन हमें उन राज्यों के संस्था को नहीं पढ़ना है। हो सकता है कि किसी कोचिंग क्लासेस या किसी नोट्स में आपको उनके नाम मिल जाए, लेकिन क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है टॉपिक में, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। क्या लिखा है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। और क्योंकि वित्त जो है हमारे समवर्ती सूची, हमारा जो केंद्रीय सूची है उसका विषय है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में आने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए हमें राज्यों वाला चैप्टर यहाँ याद नहीं करना होता है। हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां अलग से पढ़ लेंगे कि मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई। अब आप कमेंट करके बताओगे कि मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई है। सर इन सब के करंट अफेयर्स के पॉइंट, हाँ बच्चा, इन सब का जो बेसिक करंट अफेयर्स है वो हमें केवल उनके मुख्यालय तक ही सीमित रखना है। जब हम अपना, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है ना, मुझे 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर इसको सीमित भी तो करना है। मैं बहुत देर तक पढ़ा दूं तो फिर आपको चक्कर आ जाते हैं। मैं लंबी क्लास नहीं ले सकता हूँ, थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है पॉइंट्स की, मतलब टाइम की, इसलिए हमें याद रखना है। याद रखना, भारत मध्य प्रदेश के जितने भी निगम है सबका मुख्यालय भोपाल में है। केवल मध्य प्रदेश वित्त निगम ऐसा संस्थान है जिसका मुख्यालय इंदौर में है, ये याद रखना। मध्य प्रदेश की 2 चीजें, देखो मध्य प्रदेश के सारे जो निगम हैं, जितने भी निगम हैं, सबका मुख्यालय भोपाल में है। केवल 2 निगम, एक वस्त्र उद्योग निगम और एक है वित्त निगम, इन दोनों के मुख्यालय जो है वो केवल इंदौर में है। और कुछ याद मत रखो, रटने की जरूरत ही नहीं है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में है और मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में। इन 2 के अलावा मध्य प्रदेश के सारे संस्थानों के मुख्यालय तो भोपाल में है।
तो पहला पॉइंट तो कि हमें सबके मुख्यालय रटने थे, वो हमने रट लिए। ये हमारे दिमाग में बेसिक सी फीचर सेट होनी चाहिए। चलो, अब मुझे लगता है कि आसानी से आपको ये टॉपिक याद हो गया होगा। हो सकता है कि मैं आज रात को फिर से क्लास लेकर इस 6 यूनिट को खत्म करूं। मैं मुझे इस 31 तारीख तक, मतलब जो कल का दिन है, कल की लाइन हमारी, कल की तारीख हमारे लिए डेडलाइन है, तो कल की तारीख तक इस चैप्टर्स को खत्म करना। मैं 6 यूनिट उसको नए साल में बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता, इसलिए अगर मैं रात को भी क्लास लूं तो आप लोग अटेंड कर लेना। जब भी मैं क्लास लूं, मैं कोशिश करूंगा कि जब टाइम मिल जाए तब इस क्लास को लेकर के 6 यूनिट को खत्म करूं, ताकि नए साल में हम नए दौर पे नई कहानी, और मुझे मध्य प्रदेश पूरा रटवाना है अभी आप लोगों को, वो रटवा पाऊं। चलिए, सब लोग अपने आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, ध्यान रखें अपने शरीर का, मस्तिष्क का, अपनी जो चीजें हैं उनका, सब चीजों का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। विदा लेता हूं।